तो शुरू करते हैं चैप्टर 3 हिस्ट्री का ना। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था हम लोग का, ठीक है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर क्या था? साम्यवाद और साम्राज्यवाद, वो भी रिलेटेड था। और तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तीनों में कहीं ना कहीं एक चीज हम लोग को मिला है पढ़ने को, राष्ट्रवाद, समाजवाद, ठीक है। तीनों चैप्टर में हम लोग को मिलेगा ये चीज को देखने को, ठीक है, कि तीनों, पहला चैप्टर में भी राष्ट्रवाद के बारे में जाने, दूसरा में समाजवाद के बारे में जाने, तीसरा फिर हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यानी कि हिंद चीन। हिंद चीन कितने देशों को मिला के बना था? कौन कौन? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। हिंद चीन का क्या अर्थ होता है? पहला का ही क्वेश्चन तुम्हारा था, हिंद चीन का तात्पर्य या हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है। हिंद चीन का तात्पर्य लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र से है, ठीक है। किससे है? सम्मिलित क्षेत्र से है, ठीक, जिसका विस्तार लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र को ही हिंद चीन या इंडो चाइना कहा जाता है। क्वेश्चन अगर तुम लोग से पूछ दे 2 नंबर में, हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, तो लिख देंगे उसको एकदम सिंपल भाषा में, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के सम्मिलित रूप को ही हिंद चीन कहते हैं या इंडो चाइना कहते हैं, ठीक है। अब है पहला, उसमें था वियतनाम। क्या था बुआ? वियतनाम। देखो इसके अंतर्गत होते थे कौन कौन? कोचिन चीन, अन्नाम, चंपा और टोंकिंग, ये दोनों को मिला के बना था। क्या बना था? वियतनाम। वियतनाम के अंतर्गत आते कोचिन चीन, अन्नाम, अन्नाम का ही नाम था क्या? चंपा, और एक और थे टोंकिन। टोंकिन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। कहां पे है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यह किसका उपनिवेश था? यानी कि उपनिवेश का अर्थ हुआ कि यह किसका गुलाम था? फ्रांस का। इस पे किसका हुकूमत चलता था? फ्रांस का हुकूमत चलता था, ठीक है। आगे देखेंगे बुआ, 1945 में वियतनाम आजाद हुआ था। वियतनाम को आजादी कब मिली थी? 1945 ईस्वी में मिली थी। हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में यह एक लोकतांत्रिक राज्य बना था। किसकी अध्यक्षता में? हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में। आजाद होने के बाद वियतनाम 2 भागों में बट गया। आजाद जब हुआ था उसके बाद वियतनाम को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया? कौन कौन? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अंततः उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ गया, और दोनों जब आजाद हुआ तो दोनों के अंदर ही क्या हो गया? गृह युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध में अमेरिका दक्षिणी वियतनाम का साथ देने लगा था। अमेरिका जो था वह किसका साथ दे रहा था? दक्षिणी वियतनाम का साथ दे रहा था। यह लड़ाई काफी लंबा चला और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण पुनः दोबारा से, किसका एकीकरण होता है? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? अगर क्वेश्चन आ जाए कि वियतनाम कब आजाद हुआ तो 1945, और वियतनाम का एकीकरण कब हुआ तो 1975, ठीक है। वियतनाम पर चीन का प्रभाव था, लेकिन लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था। अब वियतनाम का जो 2 भाग था उसमें से एक भाग पे किसका प्रभाव था? चीन का। और लाओस और कंबोडिया पर किसका प्रभाव था? भारत का। कंबोडिया, कंबोडिया के बारे में आप लोग जानते हैं, अंकोर वाट का मंदिर किसने निर्माण करवाया था? वियतनाम, कोचिन चीन और अन्नाम, चंपा और टोंकिन। वियतनाम के अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र आते थे, ठीक है। वियतनाम के अंतर्गत कोचिन चीन, अन्नाम और टोंकिन। अन्नाम, अन्नाम का दूसरा नाम चंपा था, जो लगभग 200 ईस्वी में बना था। कब बना था अन्नाम? पूछा हुआ क्वेश्चन है, अन्नाम का दूसरा नाम क्या है? चंपा। या चंपा किसका नाम है? ठीक है, तो चंपा किसका नाम है? अन्नाम का, जिसे एक मुस्लिम आक्रमणकारी कुबलाई खान ने चंपा शहर को समाप्त कर दिया। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि चंपा शहर को किसने समाप्त किया था? कुबलाई खान ने। किसने किया था? अगला आ गया कंबोडिया। कंबोडिया सूर्यवर्मन ने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे अंकोर वाट का मंदिर कहा गया। किसे कहा गया? अंकोर वाट का। और कंबोडिया इसी के लिए सुप्रसिद्ध है। किसके लिए? अंकोर वाट के मंदिर के लिए, ठीक है। अब हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। हिंद चीन जो था वहां पे फ्रांस का उपनिवेशवाद था, यानी फ्रांस का गुलाम था। हिंद चीन में फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था, याद रखिएगा। हिंद चीन का निर्माण
हिंद देशों से मिलाकर किया जाता है, जिसका नाम लाओस, वियतनाम और कंबोडिया है। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे पादरी और व्यापारी हिंद चीन में आकर बस गए। कोचिन चीन के राजा का इस्तेमाल कर 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसी ने संपूर्ण क्षेत्र पर धीरे धीरे उपनिवेश और साम्राज्यवाद प्रतियोगिता के आधार पर कब्जा करने लगा। इसके प्रारंभ में कुछ अच्छा काम किया, लेकिन बाद में सारा सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा फ्रांसीसी अपनाने को कहा और इस प्रकार से इसका आगमन हो जाता है और 1787 में फ्रांसीसी ने कब्जा करना शुरू कर दिया और लगभग 1887 ईस्वी तक फ्रेंच इंडो चाइना को स्थापना के साथ साथ पूरे हिंद चीन पर कब्जा जमा लिया। यानी जब वह शुरू में आता है तो कुछ उसके लिए हिंद चीन वाले लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, जिससे उसके दिलों में बस जाते हैं। कौन? फ्रांसीसी लोग। लेकिन धीरे धीरे बाद में होता है क्या है, यही फ्रांसीसी लोग कहते हैं कि तुम मेरे धर्म अपनाओ, मेरा भाषा अपनाओ, सब कुछ जो है फ्रांस का ही भाषा, फ्रांस का ही सब कुछ यहाँ पे अपनाने को कहा जाता है। और जिसके बाद धीरे धीरे उसको अपने उस पे पूर्ण रूप से जब कब्जा कर लेता है तो फिर अपना हुकूमत वहां पे चलाने लगता है। अब होता है हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के कारण। क्या कारण था हिंद चीन में फ्रांसीसी यानी फ्रांस किस प्रकार से उसको गुलाम बनाया, उसका क्या कारण था? मुख्यतः तो पहला कारण था वो आर्थिक कारण। आर्थिक यानी कि जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगा, तुमको अगर पैसा कौड़ी दे रहा है, पैसा तुमको दे रहा है, तो बाद में चल के तुमको पर हुकूमत करेगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी ले सकता है ना। हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा बागान था, जिससे प्रचुर मात्रा में धान और रबर की खेती होती थी। इसके अलावा खनिज संपदा जैसे टीन, टंगस्टन, कोयला, जस्ता से भी परिपूर्ण था। इन सभी वस्तुओं पर अधिकार का अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। यानी कि इस प्रकार से उस पर सभी पे अधिकार कर लिया। कौन? एक व्यापारी बन के आया, वहां पे व्यापारी बन के आया, सबका सामान खरीदता था, धीरे धीरे सबके दिलों में बस गया। ठीक है, जो 2 रुपया का सामान था उसको 4 रुपया दे देता था और इस प्रकार से सबको दिल में बस गया, अरे तो इतना रुपया दे रहा है। धीरे धीरे सभी पे अपना उसमें अपना व्यापार बढ़ाया। उसके बाद कृषि में अपना योगदान दिया। कृषि में भी मतलब जहां पे किसान को 1000 रुपया कर देना पड़ता था, कहता था हम ही दे देते हैं कर, आप लोग अपनाइए। उसका धीरे धीरे उस पर सब वर्चस्व जमाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे वर्चस्व स्थापित करने लगा। उसके बाद बर्बर असभ्यों को सभ्य बनाने की नीति। फ्रांसीसी को ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। यानी फ्रांसीसी जो लोग थे उनको लगता था कि है हम लोग बहुत बुद्धि वाले व्यक्ति है, ये लोग बुर्बक है, जाहिल है। जैसे तुम लोग को लगता है कि हम बुर्बक है और बाकी हिंद चीन के सभी लोग अकलमंद है और भगवान ने हमें सभी को सभ्य बनाने के लिए भेजा है। और फ्रांसीसी को लगने लगा था कि हमको भगवान जो है एक इस सबको सभ्य व्यक्ति बनाने के लिए भेजे हैं। ठीक है, किसको? फ्रांसीसी को लगने लगा था। अंत फ्रांसीसी लोगों ने हिंद चीन के निष्क्रियता को हटाने का प्रयास किया तथा लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षित किया। यानी कि अगर सभी लोग शिक्षित हो जाते तो उसके खिलाफ आवाज उठाते, इसलिए सबको धीरे धीरे वह सीमित मात्रा में शिक्षित करता। यानी कि जो उसके मतलब प्रति उत्तरदायी थे, जो उसके मतलब एक तरफ से उसका क्या करता था, बड़ाई करता था, एक तरह से चापलूसी कर रहा था, उसी सबको शिक्षित करता था कि सब मेरे साथ रहेगा तो मेरा मजबूत पक्ष रहेगा। और जो उसके खिलाफ रहता था उसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार सुधारवादी साबित किया। व्यापारिक सुरक्षा। व्यापार के दृष्टिकोण से फ्रांसीसी को हिंद चीन में बहुत सुरक्षित स्थान लगता था। व्यापार करने के दृष्टिकोण से सबसे पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और स्पेन आए थे। यानी कि यहाँ पे व्यापार के दृष्टि से बहुत सारे देश आए, लेकिन टीका कौन? फ्रांसीसी ही। इसमें सबसे ज्यादा प्रसार फ्रांसीसी ने किया। इसका विदय डच और ब्रिटिश मिलकर करता है, जिससे उसका व्यापार ठप हो जाता है और इसके बाद फ्रांसीसी लोग हिंद चीन पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया और अधिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, कच्चे माल की आपूर्ति। वियतनाम फ्रांस के लिए कच्चे माल का आधार और बिक्री का बाजार उपनिवेश बन गया था। यानी कि कच्चे माल यहां से होता था, जो फ्रांस भेजने में उसको कठिनाई होती थी, जिसके लिए वहीं पे अपना फैक्ट्री का स्थापना करने लगा। कौन? फ्रांसीसी लोग। और इसलिए वहां पे वो अपना हुकूमत कर पाया। अब है हिंद चीन में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। हिंद चीन का फ्रांसीसियों के कब्जा के बाद कोचिन चीन पर फ्रांस का प्रत्यक्ष सरकार बना और बाकी सभी जगह अप्रत्यक्ष सरकार बना। यानी कि एक ही जगह पे उसका प्रत्यक्ष सरकार बना था, कहां पे? कोचिन चीन पर। अब है औपनिवेशिक आर्थिक नीति, पॉल बर्नार्ड की नीति। पहला क्या है? पॉल बर्नार्ड की नीति। सीधा क्वेश्चन पूछता है, पॉल बर्नार्ड की नीति से आप क्या समझते हैं? पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिस्ट्री का पलट के देख लीजिएगा। लेखक तथा नीति निर्माता था, जिसने फ्रांसीसी उपनिवेश को विकसित करने का प्रारूप प्रस्तावित किया। उसका कहना था कि उपनिवेश लाभ कमाने के लिए बनाए जाते हैं। यदि उपनिवेश बनाए जाते हैं और लोगों के प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है तो इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी
और अधिक वस्तु खरीद सकेंगे। परिणाम स्वरूप बाजार को विस्तार मिलेगा, जिससे फ्रांसीसी व्यवस्था को बेहतर लाभ मिलेगा। ठीक है बुआ। अगर जमींदारी प्रथा, जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वाले का न होकर किसी और का होता था, यानी जमींदारी जो होता था, यानी कि जैसे हम लोग अभी कट केना बटैया खेत लेते हैं, हम लोग उसको जोतते हैं, लेकिन उसका जो स्वामित्व का मालिक होता है कोई और होता है ना। जो खेती करने वाला से कर वसूलते थे। जमींदारी प्रथा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी। जमींदारी प्रथा किसने चलाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन आया हुआ है वो, जमींदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों पर लगान वसूली करने के लिए जमींदार को नियुक्त किया जाता था, यानी कि एगो जमींदार नियुक्त करता था, गांव का पूरा जमींदार उसके अंदर में देख रेख होता था। ब्रिटिश नियुक्त करता था कि चलो मान लेते हैं किसी व्यक्ति को खड़ा कर देता था, जो ब्रिटिश का चापलूस होता था उस गांव का, उसको वह कह देता कि तुम अब इस जमीन का पूरे के मालिक हो। अब वह पूरे जमीन का मालिक है, वह जिसको मन करता उसको जमीन देता था, कटकेना पे बटैया पे देता था, और उससे क्या लेता था? उसके बदले टैक्स लेता था, और वह टैक्स जो है वह किसको जाता था? फिर ब्रिटिश को भी जाता था और कुछ जमींदार के पास भी जाता था। एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बुआ। एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? लिख लीजिएगा। एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? हो गया। यह भी एक प्रकार का बंधुआ मजदूर होता है, जिसे फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम के मजदूरों के रबर की खेती तथा खदानों में काम करने के लिए मजबूर कर देता था, और काम न करने पर उसे पीट कर जेल में बंद कर जाता था। इससे मजदूर को कोई अधिकार नहीं दिया गया, जबकि मालिक को भरपूर अधिकार दिया गया। यानी कि मजदूर अगर काम नहीं करता था तो उसको पीट कर जेल में बंद कर दिया जाता था। अब बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता के यहाँ काम करते हैं, जिसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है। इसे बंधक मजदूरी बहुत कम कहा जाता है। इसे मजदूरी बहुत कम दिया जाता है, जिससे उसका भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। प्राचीन काल में इस प्रथा का प्रचलन यूनान से था, यानी कि बंधुआ मजदूरी की शुरुआत कहां से हुई थी बुआ? यूनान से। अब संरचनात्मक विकास और उपनिवेशिक शिक्षा नीति। संरचनात्मक विकास। फ्रांसीसी ने पूरे हिंद चीन में सड़क और रेलवे का जाल बिछवाया, जिससे पूरे हिंद चीन पर नियंत्रण रखा जा सके और व्यापार के रास्ते सुगम हो जाए। यानी फ्रांसीसी जो थे वह अपना वर्चस्व चलाने के लिए पूरे हिंद चीन में रेलवे और व्यापार के लिए वह क्या बिछा दिया? सड़क और रेलवे, मतलब उसको अच्छा कर दिया। और औपनिवेशिक शिक्षा नीति। फ्रांसीसी ने कोलोन, फ्रांसीसी को क्या कहा था? कोलोन। वियतनाम के लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षित किया। हिंद चीन के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को वियतनामी और फ्रांसीसी दोनों भाषा में शिक्षा दिया जाने लगा। अब हिंद चीन में जो भी पढ़ता था उसको फ्रांसीसी भाषा और वियतनाम का जो भाषा था उसमें शिक्षा देने लगा। फ्रांसीसी ने अपने अनुसार किताब छपवाया, जिसमें फ्रांसीसियों के बारे में अच्छी बातें, वियतनाम के बारे में नकारात्मक बातें लिखी जाती थी। यानी कि फ्रांसीसी जो था वो अपने अनुसार किताब छपवाया, और जिसमें लिखा हुआ था कि फ्रांसीसी बहुत अच्छे हैं, फ्रांसीसी भगवान के दूत होते हैं। ठीक है। और जो वियतनामी होते हैं बहुत क्रूर होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनके पास बुद्धि विवेक नहीं होता है। ऐसे प्रकार के बहुत सारे उसमें बातें लिखी हुई थी। अपने अनुसार शिक्षकों को पढ़ाई के लिए नियुक्त किया, यानी कि जो शिक्षक जो कैसा शिक्षक नियुक्त करता था? जो फ्रांसीसी का चापलूस हुआ करता था, वैसा शिक्षकों की नियुक्ति किया जाता था जो फ्रांस के बारे में खूब बड़ाई करे। ठीक है। लोगों को यह पढ़ाया जाने लगा कि फ्रांसीसी धर्म, ईसाई धर्म और रीति रिवाज वियतनाम के धर्म और रीति रिवाज से बहुत अच्छा है। यानी कि जो ईसाई धर्म है वह बहुत अच्छा धर्म होता है, तुम लोग का जो धर्म है वह बेकार धर्म है, तुम लोग ईसाई धर्म अपना लो। ठीक है। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की, उसमें सिर्फ बताया कि उसमें जो है फ्रांसीसी शिक्षा का प्रसार करने के लिए उसने टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की। इस शिक्षा नीति के विरोध में सबसे पहले साइबॉन के गर्ल्स नेटिव स्कूल में युवाओं ने शुरू किया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ही के युवा जो है इसका सबसे पहले विरोध किए थे। अब टोंकिन फ्री स्कूल। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना का क्या राज है या क्यों किया गया था? वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया हुआ, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया? 1907 ईस्वी में किया गया था। इसमें यूरोपीय लोगों का कहना था कि खून और रंग के आधार पर भले ही वियतनामी हो, परंतु आचरण और व्यवहार से नहीं। चूंकि वियतनामी लोग फ्रांसीसी धर्म, भाव, शिक्षा, रीति रिवाज सब अपना संस्कृत में अवगत कराया। लंबे लंबे बाल के स्थान पर छोटे
छोटा इनका विरोध वियतनाम के लोग ने जमकर किया और एस्कॉल्ट्स रिवॉल्ट की घटना हुई। यानी कि इसके बाद क्या हुआ था? एस्कॉल्ट रिवॉल्ट। अब देखो 1868 ईस्वी में फ्रांसीसी के द्वारा ईसाई धर्म को जोर शोर से मतलब प्रसार किया गया। यानी कि ईसाई धर्म का 1868 ईस्वी में खूब प्रचार किया गया था, जिसका विरोध तो वियतनामी लोगों ने खासकर न्यूगेन आइकॉक के नाम सुने होंगे और हातियन ने लोगों ने ईसाइयों को हजारों हजार की संख्या में मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को ही एस्कॉल्ट रिवॉल्ट कहा गया। न्यूगेन और हातियन को वियतनाम के लपलपाती तलवार भी कहा गया है। न्यूगेन आइकॉक को वियतनाम का लपलपाती तलवार भी कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन है हुआ आंदोलन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लिख लेंगे। हुआ आंदोलन क्या है? हुआ आंदोलन क्या है? यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1939 ईस्वी में हुयेन फुन सो, इसका जो नेतृत्व था या किसके नेतृत्व में हुआ था? हुयेन फुन सो ने की। सबसे पहले मेकॉल डेल्टा नामक जगह से इसकी शुरू हुई। इसका उद्देश्य गरीबों को सहायता प्रदान करना, व्यर्थ खर्च पर रोक, लड़की को क्रय विक्रय पर विरोध। लड़की जो था वहां पे क्रय विक्रय हुआ करता था, उस पर रोक लगा दिया गया था। आधुनिक और राष्ट्रवाद। फान बो चाउ फ्रांसीसियों के बढ़ते उग्र रवैये के कारण हिंद चीन के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी और वे फ्रांसीसी को किसी भी कीमत पर यहां से भगाना चाहते थे। शुरुआत के दिनों में वियतनाम के दो बड़े राष्ट्रवादी फान बो चाउ और फान चू ट्रिम फ्रांसीसियों ने इस रवैये से तंग आकर 1903 ईस्वी में फान बो चाउ ने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किया। यानी कि रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किसने किया था बुआ? एकदम ध्यान देंगे बुआ, यह सब वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किसने किया था? फान बो चाउ। और कुआंग दे को इस सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। फान बो चाउ पर चीनी सुधारक लियोंग कीचाओ का बहुत प्रभाव था और लियोंग कीचाओ के कहने पर ही फान बो चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किताब की रचना की थी। लिख लेंगे वो, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना कौन किया था? फान बो चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। चलो क्वेश्चन हुआ है पूर्व की ओर चलो आंदोलन। पूर्व की ओर चलो आंदोलन। वियतनाम में युवा वर्ग के लोग क्रांतिकारी गतिविधियों से सम्मिलित होने के लिए और फ्रांसीसियों के अत्याचारों से बचने के लिए जापान और चीन के इलाकों में जाकर शरण लेते थे और वहीं से शिक्षा ग्रहण कर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। चूंकि चीन और जापान दोनों ही वियतनाम के पूर्व में था और लोगों ने चीन और जापान जाने के लिए एक आंदोलन जैसा माहौल खड़ा कर दिया। इसी को पूर्व की ओर चलो आंदोलन के नाम से जाना गया। आज वो दोपहर में हम आज रसायन शास्त्र का शुरू करेंगे रिवीजन, ठीक है? हाँ 2 बजे से शुरू करेंगे लगभग। सुकेशर का क्लास खत्म होगा उसके बाद से। हाँ मार खाएगा हमको से कस के एकदम। वियतनाम में साम्यवाद और राष्ट्रवाद, ठीक है? शुरुआती दिनों में वियतनाम में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी वो सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और इस वजह से फ्रांसीसियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। फलतः वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने अपनी नीति बदली और साम्यवाद की ओर अग्रसर हो गए और
वियतनामियों को साम्यवाद की और लेकर जाने वाले जो नेता थे उनका नाम हो ची मिंह था। यानी कि साम्यवाद की ओर जो लेके जा रहा था वह कौन था बुआ? हो ची मिंह। ठीक है, अब हो ची मिंह का संक्षिप्त वर्णन करें। क्वेश्चन लिख लीजिए बुआ, हो ची मिंह के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। इसको लिख के लाइएगा, हो ची मिंह के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। इस क्वेश्चन को लिख के लाइएगा आप लोग। हाँ, हो ची मिंह का संक्षिप्त वर्णन करें। अरे सीरम ईयर लग रहा है तुमको। ना शिवम नियर नहीं है, गोलू नियर है ना, आदित्य नहीं। देह हाथ नहीं है तो कहां से रहेगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए बुआ, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास के कारण का वर्णन करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास के कारण का वर्णन करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास के कारण का वर्णन करें। बहुत समय नहीं है, आप लोग जहां तक हो सके इसको रिवीजन करते रहिए घर पे बैठ के। इधर उधर फालतू का समय व्यर्थ ना करें तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। फालतू में अगर आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप लोग के अंदर एक कमी है, आप लोग को ये रिजल्ट के समय भुगतान करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बना के लेके आइएगा इतना। उसको स्टॉप कर दो बुआ।